हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ही है अभिप्रेरणा का सिद्धांत या अभिप्रेरणा के सिद्धांत। फर्स्ट परिभाषा। अभिप्रेरणा भाषा के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अभिप्रेरणा जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण अभिप्रेरणा है। अंग्रेजी शब्द मोटिव से बना है, जिसका अर्थ होता है इच्छा शक्ति को प्रबल करना। स्पष्टतः प्रेरणा का अर्थ उस शक्ति से है जो व्यक्तियों में काम करने की इच्छा को प्रबल करता है। दूसरा हो गया परिभाषा। जूलियस एवं स्लेटर ने अभिप्रेरणा की परिभाषा दी है। प्रेरणा किसी व्यक्ति को वांछित कार्य के लिए अभिप्रेरित करने की क्रिया का नाम है। उसके बाद हो गया माइकल जे जूलियस ने कहा है अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा स्वयं को अथवा किसी अन्य व्यक्तियों को एक विशेष प्रकार के कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने की क्रिया है अथवा वांछित प्रतिक्रिया हेतु सही स्विच को दबाना है। रॉबर्ट ड्यूबिन के अनुसार अभिप्रेरणा उन शक्तियों का समूह है जो किसी संगठन में एक व्यक्ति को काम शुरू करने और उसे बरकरार रखने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशन का जो अर्थ हो गया मोटिव का अर्थ होता है कि इच्छा शक्ति को प्रबल करना। तो डेफिनेशन दी हैं ये अभिप्रेरणा की। इन परिभाषाओं के अध्ययन के बाद यह कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा क्या एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा व्यक्ति को कार्य के प्रति जागरूक एवं सक्रिय बनाया जाता है तथा इससे व्यक्ति को कार्य में संतुष्टि भी मिलती है। अभिप्रेरणा के उद्देश्य। अभिप्रेरणा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट हो गया, इसका उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक, वैयक्तिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। दूसरा उद्देश्य हो गया, उसका उद्देश्य कर्मचारियों को हतोत्साहित करके उनके मनोबल को बढ़ाना भी है। तीसरा हो गया, इसका उद्देश्य कर्मचारियों को स्वैच्छिक सहयोग भी प्राप्त करना होता है। चौथा हो गया, इसका उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं उनके मनोबल में संतुलन स्थापित करना भी होता है। पांचवा हो गया, इसका उद्देश्य बाह्य नियंत्रण के स्थान पर आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देना भी है अभिप्रेरणा का उद्देश्य। छठा हो गया, इसका उद्देश्य परस्पर सहयोग एवं सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित करना भी है। अब हो गया अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा के निम्नलिखित महत्व हैं। अभिप्रेरणा कर्मचारियों से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है। दूसरा हो गया महत्व, अभिप्रेरणा के कारण कर्मचारी संगठन से जुड़े रहते हैं तथा अस्थायी सेवा प्रदान करते हैं। अभिप्रेरणा के कारण ही कर्मचारियों में मनोबल, उत्साह एवं जागरूकता बनी रहती है तथा निराशा और असंतोष की समाप्ति होती है। चौथा हो गया, अभिप्रेरणा के कारण ही कोई संगठन अपने उद्देश्यों को आसानी एवं सरलता से पूरा कर लेता है। अभिप्रेरणा का महत्व हो गया। पांचवा हो गया, प्रेरणा से ही संगठन को वित्तीय एवं अवित्तीय प्रोत्साहन मिल पाता है। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट हो गया सकारात्मक अभिप्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन। दूसरा हो गया नकारात्मक अभिप्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन। तीसरा हो गया मौद्रिक अभिप्रेरणा, मॉनेटरी मोटिवेशन। चौथा हो गया अमौद्रिक अभिप्रेरणा, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। फर्स्ट हो गया सकारात्मक अभिप्रेरणा को धनात्मक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा में कर्मचारियों को लालच या प्रलोभन देकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सकारात्मक अभिप्रेरणा में ऐसे प्रलोभन काफी प्रभावकारी सिद्ध होते हैं और साथ ही साथ कर्मचारियों को आनंद एवं संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की प्रेरणा के अंतर्गत वेतन, प्रशंसा, पदोन्नति के अवसर तथा कर्मचारी को पुरस्कृत करने जैसी प्रक्रिया को रखा जा सकता है। दूसरा हो गया नकारात्मक अभिप्रेरणा को ऋणात्मक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कर्मचारी में भय उत्पन्न करके उनको काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसा करने का उद्देश्य मात्र यह होता है कि कर्मचारी हमेशा सजा से बचने का प्रयास करें, बल्कि अच्छा कार्य भी करें। इसमें पदोन्नति रोकना, वेतन की वृद्धि रोकना, नौकरी से हटाना, धमकाना, फटकारना, सेवानिवृत्त करना आदि को रखा जाता है नकारात्मक अभिप्रेरणा में। इसका उद्देश्य मात्र यह है कि कर्मचारी को हमेशा सजा से बचने का प्रयास करें। तीसरा हो गया मौद्रिक अभिप्रेरणा। इसमें कर्मचारियों को मौद्रिक अभिप्रेरणा में को उनके काम के बदले पारिश्रमिक मुद्रा के रूप में दिया जाता है। कर्मचारी उस मुद्रा को प्राप्त कर काम के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाता है। इसके अंतर्गत वेतन, बोनस, प्रीमियम आदि को रखा जा सकता है और इसे प्रेरणा का सबसे अधिक लोकप्रिय माध्यम माना जाता है मौद्रिक अभिप्रेरणा को। देन हो गया मौद्रिक अभिप्रेरणा से मुद्रा या वित्त का लोप हो जाता है तथा इसका स्वरूप मानसिक एवं अदृश्य प्रकृति का होता है। इस प्रेरणा में कर्मचारियों को
कर्मचारियों के कार्य की प्रशंसा करना, उनके कार्यों को सुरक्षा प्रदान करना तथा उदार अवकाश नीति वगैरह को रखा जा सकता है। अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्ति बनाम सामूहिक अभिप्रेरणा जैसे विषय दृष्टिगोचर होते रहते हैं। जहाँ व्यक्तिगत अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्ति विशेष को प्रेरित किया जाता है, वहीं सामूहिक प्रेरणा के अंतर्गत, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया, सामूहिक रूप में लोगों को प्रेरित किया जाता है। व्यक्तिगत में व्यक्ति को, सामूहिक में समूह को। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा के अंतर्गत पदोन्नति, मान्यता, प्रशंसा आदि आते हैं, जबकि सामूहिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत लाभांश, समूह को बोनस देना, समूह को पुरस्कार देना तथा समूह को अन्य लाभ पहुंचाना आदि आते हैं। अब हो गया अभिप्रेरणा की विधियां एवं तकनीकी। ये निम्नलिखित प्रेरणा की निम्नलिखित विधियां एवं तकनीकी प्रयोग में लाई जाती हैं। फर्स्ट हो गया, प्रेरणा के लिए संगठन के उद्देश्यों को संलग्न व्यक्तियों को अवगत कराया जाता है। दूसरा हो गया, कुशल नेतृत्व भी अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण विधि या तकनीकी है, जिससे कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्य के प्रति जागरूक किया जाता है। तीसरा हो गया, सहकारिता को भी अभिप्रेरणा की एक तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की संतुष्टि की जाती है। चौथा हो गया, चुनौती को भी अभिप्रेरणा की तकनीकी माना जाता है, जिसके आधार पर युवा वर्ग में जोश उत्पन्न कर कठिन से कठिन कार्य कराए जाते हैं। पांचवा हो गया, मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा को भी एक तकनीक के रूप में लिया जाता है। छठा हो गया, अभिप्रेरणा की कुछ अन्य तकनीकें भी अपनाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत आदर्श आचरण, कार्य की सुरक्षा, कल्याणकारी सुविधाएं, पदोन्नति व विकास के अवसर, प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि को रखा जाता है। अब हो गया अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ को परंपरागत और कुछ को आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। परंपरागत सिद्धांत या विचारधारा के अंतर्गत भय एवं दंड का सिद्धांत, पुरस्कार का सिद्धांत एवं कैरेट व स्टिक सिद्धांत को रखा जाता है। जबकि प्रेरणा की आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सोपान सिद्धांत, डगलस मैकग्रेगर का XY का सिद्धांत, हर्ट्जबर्ग का द्विघटक सिद्धांत प्रमुख हैं। तो प्रेरणा के दो सिद्धांत, एक हो गया परंपरागत, जिसमें ये क्या क्या है, भय एवं दंड, पुरस्कार और कैरेट व स्टिक का सिद्धांत। आधुनिक में मास्लो का आवश्यकता सोपान और हर्ट्जबर्ग का द्विघटक और डगलस मैकग्रेगर का XY का सिद्धांत है आधुनिक में। फर्स्ट हो गया अभिप्रेरणा का परंपरागत सिद्धांत। अभिप्रेरणा के परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत तीन विचारधारा प्रमुख हैं। फर्स्ट हो गया भय एवं दंड का सिद्धांत। भय एवं दंड का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति के भय एवं दंड के आधार पर काम कराया जा सकता है। अगर व्यक्ति काम करने में आनाकानी करता है तो नौकरी से निकालने का भय देकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जा सकता है। दूसरी बात है कि उससे काम में कोताही के लिए दंड भी दिया जा सकता है। अगर ये भय एवं दंड का सिद्धांत हो गया, यही सिद्धांत इस मान्यता को लेकर चलता है कि व्यक्ति पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके लिए उसे नौकरी से निकालने और भूखे मरने का डर बना रहता है। इतिहास में उसे नौकरी से निकलने का डर बना रहता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि औद्योगिक क्रांति के पीछे इस सिद्धांत का भरपूर उपयोग किया गया है कि भय एवं दंड का सिद्धांत गरीबों को भूखे मारने का भय दिखाकर सस्ती मजदूरी पर काम कराया गया है। परंतु आज यह सिद्धांत मानवीय व अलोकतांत्रिक है तथा मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरी तरफ इस सिद्धांत के बल पर हमेशा मजदूरों से काम नहीं कराया जा सकता है। भय एवं दंड के बाद हो गया पुरस्कार का सिद्धांत। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इनका मानना है कि मजदूर वर्ग को ज्यादा काम कराने के लिए सर्वाधिक सही उपाय पुरस्कार के सिद्धांत को अपनाना है। पुरस्कार का सिद्धांत मानवीय भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए पैसों के बराबर मजदूरों की श्रम क्षमता बढ़ाना और उनका दोहन करने की बात करता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी सिद्धांत के आधार पर विभेदात्मक मूल्य पद्धति की अनुशंसा की गई है। यह सिद्धांत एडम स्मिथ के सिद्धांतों से भी मेल खाता है। पुरस्कार का सिद्धांत हो गया फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का है। तीसरा हो गया कैरेट व स्टिक सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो उत्पादन में ज्यादा कारगर एवं प्रभावशाली भूमिका निभाए उसे पुरस्कार तथा जो काम में कोताही बरते उसे दंड देना चाहिए। जबकि इससे पहले जो था भय एवं दंड का सिद्धांत था, उसमें दंड या भय का दिखाकर लोगों से काम कराया जाता था। और जो पुरस्कार का सिद्धांत है वो ये दिखाता था कि लोगों को जो अच्छा काम करे उसे ज़्यादा श्रम दिया जाए। पर इसमें क्या है, कैरेट एवं स्टिक का सिद्धांत में यह है जो अच्छा काम करे उसे पुरस्कार और जो काम ठीक ना करे तो उसे कोताही बरते तो उसे दंड देना चाहिए। स्पष्ट है कि यह सिद्धांत उपयुक्त दोनों सिद्धांतों की मान्यता को लेकर चलता है अथवा आवश्यकता के अनुसार पुरस्कार एवं दंड दोनों का सहारा लिया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दंड
सिद्धांत नीचे वाले जो संगठन में संलग्न है उनसे भय एवं दंड के काम लेने की वकालत करता है तथा ऊपर वाले को पुरस्कार देने की बात कहता है। अभिप्रेरणा की आधुनिक विचारधारा। अभिप्रेरणा की जो आधुनिक विचारधारा है वो निम्नलिखित है। अभिप्रेरणा के आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत निम्नलिखित विद्वानों के विचार महत्वपूर्ण है। फर्स्ट हो गया मास्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। प्रेरणा से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में अब्राहम मास्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत समझा जाता है। अब्राहम मास्लो ने 1943 में ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का नामक निबंध में अपने आवश्यकता सिद्धांत सोपान सिद्धांत की रूपरेखा को प्रस्तुत किया तथा संगठनों तथा व्यक्तियों के बीच संबंधों का मानव आवश्यकताओं की दृष्टि से विश्लेषण किया। मास्लो का कहना है कि आवश्यकता ही संगठन के निर्माण का कारण है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण करता है। मास्लो ने व्यक्ति के प्रेरणात्मक आवश्यकताओं को सोपान दर व्यवस्थित किया। उसके अनुसार मानव की 5 आवश्यकताएं। तो मास्लो का ये कहना है कि मानव की 5 आवश्यकताएं। सर्वप्रथम हो गया शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं वे हैं जो मूल क्रिया से जुड़ी हैं, जैसे भोजन और निद्रा। दूसरा आवश्यकता हो गया शारीरिक आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं तो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं जन्म हो जाता है। व्यक्ति जिस संगठन से जुड़ता है वो अपनी नौकरी और कार्य स्थल की सुरक्षा चाहता है ताकि व्यक्ति को मानसिक स्तर पर संतुष्टि मिल सके। तो पहला हो गया शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरी हो गई शारीरिक आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं, जैसे नौकरी और कार्यस्थल पर सुरक्षा। उसके बाद तीसरा हो गया तीसरी आवश्यकता शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति के समाज के संबंधों से जुड़ी आवश्यकताएं जैसे प्यार, आदर, स्नेह, सामाजिक प्रतिमानों में भागीदारी आदि आती हैं। चौथी होगी जब ये तीनों पूरी हो जाती है तब होती है सामाजिक शारीरिक सुरक्षा संबंधी व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद सम्मान की आवश्यकताएं सामने आती हैं, जिसे मानव के उच्च स्तर की आवश्यकताएं मानी जा सकती हैं। इस स्तर पर मानव शक्ति, उपलब्धि तथा प्रतिष्ठा प्राप्ति का प्रयास करता है। यहाँ स्पष्ट है कि सम्मान का अर्थ स्वसम्मान तथा अन्य लोगों द्वारा मिले सम्मान दोनों से है। जब ये चार, उसके बाद चौथी आवश्यकता है सम्मान की। पांचवी आवश्यकता होती है जब ये चारों आवश्यकताएं, उपयुक्त चारों आवश्यकताओं की प्राप्ति के बाद व्यक्ति स्वपहचान की आवश्यकता की पूर्ति चाहता है। यह सब अन्य आवश्यकताओं से सर्वोच्च है। ये और उच्च स्तरीय मानवीय आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति से व्यक्ति काम तथा जीवन में संतुष्टि प्राप्त करता है। व्यक्ति अपनी योजना एवं क्षमता से अपनी पहचान कायम रखना चाहता है। उसके अब्राहम जो मास्लो की आवश्यकता सोपान सिद्धांत को निम्नलिखित प्रारूपों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। फर्स्ट हो गया यहाँ से ऊपर को जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाए, शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, अंत में आता स्वपहचान की आवश्यकताएं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सबसे ऊपर ये हो गया स्वपहचान, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। यहाँ से आवश्यकताएं जबकि जब ये आवश्यकता पूरी हो जाएगी तब इसकी जरूरत होगी, इसके बाद उसकी और इसके बाद इसकी और लास्ट में स्वपहचान की आवश्यकताएं। आवश्यकता सोपान सिद्धांत की विशेषताएं। अब्राहम मास्लो के आवश्यकता सोपान सिद्धांत की कई विशेषताएं बताई जा सकती हैं। फर्स्ट हो गया अब्राहम मास्लो के अनुसार अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सोपान में व्यक्ति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता शारीरिक है। अंतिम आवश्यकता का नाम स्वपहचान की आवश्यकता है। सबसे नीचे ये हो गया सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शारीरिक आवश्यकता है। अंत में अंतिम आवश्यकता का नाम स्वपहचान की आवश्यकता है। अब्राहम मास्लो के आवश्यकता सोपान सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की आवश्यकता सोपान दर सोपान बढ़ती जाती है। तीसरा हो गया मास्लो के अनुसार व्यक्ति के लिए एक समय पर प्रत्येक आवश्यकता लक्ष्य होती है। जब तक व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी नहीं होती है तब तक व्यक्ति अन्य आवश्यकताओं के फेरे में न लगकर पहली ही आवश्यकता की पूर्ति में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देता है। चौथा हो गया आवश्यकता सोपान सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि परंपरा के अंतर्गत इसमें कदम दर कदम प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें कम प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं का पता लगाकर उन्हें पूरा करके उच्च प्राथमिकता वाली आवश्यकताएं आगे आ जाती हैं। पांचवा हो गया इस सिद्धांत के से यह भी साबित होता है कि जब व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है जो वह संतुष्ट हो जाता है तो वह संतुष्ट हो जाता है, और जब उसके लक्ष्य यानी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति तनाव से गुजरता है।
5 छठा हो गया आवश्यकता सोपान सिद्धांत से संगठन में मानवीय प्रेरणा की आवश्यकताओं को समझने का मौका मिलता है। आवश्यकता जो सोपान सिद्धांत है मास्लो का, इसकी कुछ आलोचना है। फर्स्ट हो गया कुछ आलोचकों का कहना है कि मास्लो के सिद्धांत के अनुभव और प्रयोग के आधार पर सिद्ध करना कठिन है। मास्लो की आवश्यकता सोपान सिद्धांत के अनुसार नीचे से ऊपर की ओर प्राथमिकता सूची के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा होता है, परंतु अनुसंधान से पता चलता है कि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं होती है। तीसरा हो गया आवश्यकता सोपान सिद्धांत में अधूरी आवश्यकता व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। चौथा हो गया इस सिद्धांत की अन्य कई आलोचनाएं सामने आ सकती हैं, इसलिए इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। मास्लो के पास इस बात का क्या जवाब कि एक सैनिक राष्ट्र के लिए प्राण का बाजी क्यों लगा देता है और एक कर्मचारी समान वेतन लेकर भी दूसरे कर्मचारी से बेहतर एवं ज्यादा काम क्यों करता है। इस बात का कोई जवाब नहीं है मास्लो के पास। दूसरा हो गया आधुनिक सिद्धांत हो गया मोटिवेशन का हो गया हर्ज़बर्ग का द्विघटक विचारधारी हर्ज़बर्ग का द्विघटक विचारधारा फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग तथा उनके साथियों ने पिट्सबर्ग क्षेत्र के लगभग 200 से ज्यादा लेखापालों और अभियांत्रिकों के साक्षात्कार के निर्णय के आधार पर द्विघटक विचारधारा को प्रतिपादित किया, जिसे प्रेरणा के आरोग्य विचारधारा का नाम दिया जाता है। अपने इस सिद्धांत में हर्ज़बर्ग ने इस मान्यता पर जोर दिया कि मानवीय व्यवहार को समझने के लिए उनकी कार्य प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उसने अपने साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल होने वालों से निम्नलिखित प्रश्नों को पूछा। फर्स्ट हो गया किस प्रकार की बातें आपके कार्यों के संपादन के दौरान नाखुश करती है। तो ये प्रश्न पूछे उसने, फर्स्ट प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा उसने किस प्रकार की बातें आपके कार्यों के संपादन के दौरान खुश करती है। साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से हर्ज़बर्ग ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति की 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जिनका स्वरूप अलग अलग है तथा यह मानवीय व्यवहार को अपने अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। हर्ज़बर्ग का कहता है कि जब व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होता है तो वह कार्य के वातावरण पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। इसको ही हर्ज़बर्ग ने आरोग्य घटक हाइजीन फैक्टर का नाम दिया। ठीक इसके विपरीत जब व्यक्ति को वातावरण से संतुष्टि मिलती है तो उसका ध्यान कार्य के वातावरण पर न जाकर कार्य की तरफ जाता है और कार्य में ज़्यादा कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिसे हर्ज़बर्ग ने उत्प्रेरक कहा है। आरोग्य घटक हाइजीन फैक्टर उसे कहते हैं जिनका संबंध कार्य के वातावरण और परिस्थितियों से है। हाइजीन वर्ग का जो आरोग्य घटक हो गया हाइजीन फैक्टर, उसका संबंध है कार्य के वातावरण और परिस्थितियों से है। इन परिस्थितियों से कर्मचारियों को या तो असंतोष प्राप्त होगा या तो असंतोष प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इससे संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी है तथा इसका संबंध कार्यों के बाह्य पर्यावरण से है। इन घटकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण है पर्यवेक्षण, प्रशासन एवं नीतियां। तीसरा हो गया कार्य का वातावरण। चौथा हो गया पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध। स्थिति मजदूरी और सुरक्षा। पांच हो गया स्थिति, छठा हो गया मजदूरी, सातवां सुरक्षा। उत्प्रेरणात्मक घटक वे घटक हैं जिनका संबंध कार्य की विषय वस्तु से है तथा इसके अंतर्गत व्यक्ति के वैसे अनुभव आते हैं जो उन्हें संतुष्टि प्रदान करते हैं। इन घटकों का संबंध कार्यों के आंतरिक वातावरण से है। इन घटकों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं। इन घटकों में फर्स्ट हो गया मान्यता, दूसरी उन्नति, तीसरा हो गया उपलब्धि, चौथा हो गया उत्तरदायित्व, पांचवा हो गया उदय एवं विकास, छठा हो गया चुनौतीपूर्ण कार्य। हर्ज़बर्ग के मतानुसार आरोग्य घटकों से उत्पादन में वृद्धि असंभव है। आरोग्य घटक तो कार्य अवरोधों के द्वारा होने वाले नुकसानों से सुरक्षित रखते हैं। तो द्विघटक जो विचारधारा है उसकी कुछ आलोचना भी है। फर्स्ट हो गया इस सिद्धांत के आलोचकों का मानना है कि हर्ज़बर्ग के विचार काफी संकीर्ण है क्योंकि उसने उत्प्रेरणा की विषय वस्तु के तमाम बिंदुओं पर विचार नहीं किया है। दूसरा हो गया इस सिद्धांत के आलोचकों का कहना है कि हर्ज़बर्ग के द्विघटक सिद्धांत में 2 प्रकार के घटकों के बीच अंतर का सही समय प्राप्त कराना मुश्किल है। एक व्यक्ति के लिए जो आरोग्य घटक है वही दूसरे व्यक्ति के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। तीसरा हो गया इस विचारधारा में इस बात का अभाव है कि व्यक्ति को क्या उत्प्रेरित करेगा। सही बात तो यह है कि व्यक्ति के उत्प्रेरक घटक नहीं है बल्कि उसका व्यक्तित्व करता है।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया अभिप्रेरणा के बारे में, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में और उसके जो अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, प्रकार और जो आधुनिक एवं जो परंपरागत सिद्धांत है उसके बारे में गया ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।